वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से रिलेटेड, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट या हम कहें फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब के तरह एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो हम लगभग 55 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड। इससे पहली वीडियो में भी हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड। अब कुछ और हम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ये देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जिसे हम वितरण चैनल्स कहा करते हैं, तो वितरण चैनलों द्वारा निष्पादित कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम किस कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये दे रखा है, देखिए, ट्रांजैक्शनल फंक्शंस, लॉजिस्टिकल फंक्शंस और फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। ट्रांजैक्शनल फंक्शंस होते हैं एक तरीके से, जैसे होलसेलर को सामान बेचना है, रिटेलर को सामान बेचना है, वो ट्रांजैक्शनल फंक्शंस होते हैं। लॉजिस्टिकल फंक्शंस होते हैं जो सामान ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग वगैरह होता है, वो लॉजिस्टिकल फंक्शंस में आते हैं। और फैसिलिटेटिंग फंक्शन, सुविधाजनक कार्य, जैसे आपका कह सकते हैं इंश्योरेंस आपको कराना है, ये सब चीज़ें फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये तीनों ही कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, यानी डी आंसर इसका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए, बाइंग, खरीदना, विक्रय करना, क्रय विक्रय, जोखिम वहन कार्य किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मींस बाइंग, सेलिंग और रिस्क बियरिंग फंक्शंस कम अंडर विच कैटेगरी। तो ये सब आते हैं ट्रांजैक्शनल फंक्शंस, जो मैंने बताया, खरीदना बेचना, ये सब लेन देन संबंधी कार्यों से में आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर हो गया ए। कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे असेंबलिंग, कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, स्टोरेज, भाई भंडारण भी करना है, कुछ को बांटना भी है, अलग अलग करना है, प्रोडक्ट्स को ग्रेडिंग करनी है, उनको लगानी है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सामान ट्रकों से जाना है, आना है, या हम जहाज़ों से आता है, हवाई जहाज़ों से आता है, रेलगाड़ी से आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सब फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स में आते हैं, तो इसका ये कार्य जो है ये माना जाएगा लॉजिस्टिकल फंक्शंस। इसको हम लॉजिस्टिकल फंक्शंस या लॉजिस्टिक्स कहा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। कुछ फंक्शंस होते हैं, मैंने इसलिए तीनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन रखे कि तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे पोस्ट पर पेज परचेज सर्विस, आपकी पोस्ट परचेज सर्विस, या मेंटेनेंस, आपने खरीदने के बाद आपको कुछ सर्विस चाहिए, जैसे हम आफ्टर सेल सर्विस भी कहा करते हैं। फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए आपको सामान खरीदने के लिए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं सुविधाजनक कार्य में, यानी फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। सामान बेचना खरीदना, इनको हेल्प करते हैं ये सब फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। तो ये सब फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में माना जाता है। जैसे आपने कोई कार खरीदी या बाइक खरीदी या एसी खरीदा, तो इनकी कुछ 3 या 4 फ्री सर्विस भी होती हैं। खरीदने के बाद आपके घर में टेक्नीशियंस आते हैं, या कार आप शोरूम पे ले जाएंगे, बाइक शोरूम पे ले जाएंगे, और फ्री सर्विस आपको 2-3 सर्विस आपको फ्री में मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सुविधाजनक कार्य हैं, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, देखिए, जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल किसे कहते हैं? इसमें कोई लेवल नहीं है, कोई स्तर नहीं है, तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष चैनल माना जाता है, डायरेक्ट, इसके बीच में कुछ नहीं है। यानी कि प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है उसने सीधा ग्राहक को सामान बेच दिया, ये डायरेक्ट चैनल आता है, इसमें बीच में कोई लेवल स्तर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रॉड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ फर्म विद रिगार्ड टू इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण की तीव्रता, वितरण की तीव्रता को देखा जाएगा कि आप किस तरीके से सामान को आप ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत गहन वितरण कर रहे हैं, हर एक आदमी को हमारा सामान मिलना चाहिए, ऐसी सोच है हमारी, तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कुछ सिलेक्टेड जगह पर ही हम अपना सामान रख रहे हैं, चयनात्मक वितरण कहेंगे। और कुछ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं कि कुछ गिने चुने शहर में एक या दो शोरूम में हम हमारा सामान रहेगा, बाकी जगह नहीं रहेगा। बहुत महंगे हाई कॉस्ट आइटम्स हैं। तो ये सब वितरण की तीव्रता के संबंध में ये वैकल्पिक ऑप्शंस यानी कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब ए बी सी कोई भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव यानी गहन वितरण, चयनात्मक वितरण, अनन्य वितरण, इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में भी अभी समझेंगे। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, जिससे कि तीनों कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। देखिए 7th क्वेश्चन में आता है, कौन सी वितरण नीति बहुत बड़ी संख्या में आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री को संदर्भित करती है? इस नीति का उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए उत्पाद को अधिकतम प्रदर्शन देना है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पाद है वो हर एक जगह पर हो, शोरूम में भी हो, रिटेल दुकान पर भी हो, बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स में भी हो, सुपर मार्केट में भी हो, यानी कि हमारा सामान जो है वो हर जगह उपलब्ध रहे ग्राहकों के लिए। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, गहन वितरण कहते हैं, कि मीन्स बहुत इंटेंसिवली हम अपने सामान को हर जगह रख रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके, हर जगह उपलब्ध रहेगा वो, चाहे छोटी से छोटी दुकान हो, बड़े से बड़ा शॉपिंग मॉल भी हो, तो हमारा सामान हर जगह रहे, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम उसे कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, गहन वितरण। नेक्स्ट देखिए, सुविधाजनक वस्तु जैसे शीतल पेय, सिगरेट, अंडे, ब्रेड, टॉयलेट सोप, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये डेली आइटम्स हैं, डेली यूज आइटम्स हैं। तो ये अब टूथपेस्ट है, आपको खरीदना है, एग लोग खाते हैं, अंडे खाते हैं, ब्रेड है, ब्रेड भी ज़्यादातर घरों में डेली खाई जाती है, या हफ्ते में एक दो बार तो आप खाते ही होंगे। साबुन है, वो भी डेली यूज करते हैं आप, बिस्किट्स भी घरों में होता ही है। तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो हर एक जगह पर मिलने चाहिए। जब हर जगह मिलेंगे, यानी कि हम हर जगह इसको रखना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है? गहन वितरण ही कहा जाएगा, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ए पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आता है, ये कौन सी नीति है किसी उत्पाद को बेचने वाले आउटलेट की संख्या पर सीमा तय करती है, कि भाई हम कुछ सिलेक्टेड जगह पर ही ये सामान रखेंगे, या उस आउटलेट का सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है जिसके माध्यम से उत्पाद वितरित किया जाएगा। यानी कि हम ये कौन सी पॉलिसी मान जाएगी? विच पुट्स अ लिमिट टू द नंबर ऑफ आउटलेट्स दैट विल बी कैरिंग अ प्रोडक्ट। तो हियर अ केयरफुल सिलेक्शन इज मेड ऑफ द आउटलेट थ्रू विच द प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ गिने चुने ही शोरूम्स में या जगह में हम अपना सामान बेचेंगे, तो वो सिलेक्टिव, चयनात्मक वितरण कहा जाता है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके फैब्रिक फैंस हैं, फैब्रिक्स हैं, फैंस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, कूलर्स हैं, टीवी सेट्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोपेड्स हैं, तो ऐसी आइटम आप हर रिटेल दुकान पे तो नहीं रख सकते ना, कि एक गली मोहल्ले में दुकान है वहाँ पे आप टीवी बेचने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वॉशिंग मशीन बिक जाएंगी, ऐसा नहीं है। कूलर्स बिक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ सिलेक्टेड दुकानों पर ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानों पर ही ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, यानी कि सिलेक्टिव जगह पर ही ये रहेंगी, तो इसलिए ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, चयनात्मक वितरण में माना जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी नीति के तहत सीमित संख्या में डीलरों को अपने अपने क्षेत्रों में फर्म के उत्पादों को वितरित करने का विशेष अधिकार दिया जाता है? यानी कि यहाँ पे देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ डीलर्स who are granted the exclusive right to distribute the firm's products in their respective territories। जैसे कार का शोरूम, अगर मारुति कार है, मारुति कार का शोरूम है, तो केवल शहर में एक या दो ही होंगे, इससे बड़ा शहर है तो दो तीन हो सकते हैं, नहीं तो हर शहर में हर कार का एक ही शोरूम मिलेगा आपको। मारुति का एक शोरूम होगा, हुंडई का एक शोरूम होगा, किया का एक शोरूम होगा, शेवरले का एक शोरूम होगा, एमजी कार आती है मॉरिस गैरेज, उसका एक शोरूम होगा, यानी कि सबके, महिंद्रा का एक शोरूम होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर गली मोहल्ले में कार बिकने लगेगी, है नहीं। तो
एक शोरूम होगा या बहुत बड़े शहर है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है, तो वहाँ पे 2-4 शोरूम हो सकते हैं, थोड़े 4-5 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना एरिया है शहर का। तो यानी कि वो हर जगह नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल सीमित संख्या में ही मिलेंगे, 1, 2, 4, 5 बस, इससे ज़्यादा जगह पर वो सामान नहीं मिलेगा। तो ऐसे नीति को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, अनन्य वितरण मीन्स बिल्कुल एक्सक्लूसिव जगह पर ही ये मिलेगा, हर जगह इसका ये सामान उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया सी। और देखें द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ मार्केट कवरेज, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गया, प्रतिबंध हो गया एक तरीके से, प्रतिबंधात्मक रूप से बाजार कवरेज है कि बिल्कुल लिमिटेड कवरेज हम कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, अनन्य वितरण ही माना जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव है कि एक मारुति कार का शोरूम है, हुंडई का शोरूम है, टाटा का शोरूम है, तो ये एक या दो ही होंगे। तो इनके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है ऐसे शोरूम्स का, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा है? तो आप देखेंगे कि जब एक्सक्लूसिव शोरूम होगा तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर डिजायर्स मोर एग्रेसिव सेलिंग ऑन द पार्ट ऑफ मिडिलमैन, यानी कि जो हमारा डीलर है, हमने शहर में जो हमारा डीलर होगा, उससे मैन्युफैक्चर चाहेगा कि वो एक्सक्लूसिव बिक्री करे और थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग भी करे, बिक्री चाहता है। और ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे कंट्रोल भी रहता है, जब वितरण पर अधिक नियंत्रण महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगर हर गली मोहल्ले में कार बिकने लग जाएगी तो आपका जो मालिक है कंपनी का, कार की कंपनी का, जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, उसका उतना कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिक्री पर, हर प्राइस पे हमारा कंट्रोल रहे, तो हम कुछ जगह पर ही उसको बेचेंगे, जिससे हमारा उस पर कंट्रोल बना रहे। और क्योंकि एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं ये, तो यहाँ पे विशेषज्ञता भी होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि आपकी देखिए कार अगर आपकी कोई खराब हो रही है तो आप जाएंगे शोरूम पे, आप उसको सही करा लेंगे। हर गली मोहल्ले में कार बिकने लगे तो फिर स्पेशलाइजेशन भी नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि वहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, कार को या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो वहां पर डीलर जो है वो आफ्टर सेल सर्विस देगा, बेहतर सेवाएं वो दे सकता है। तो यानी कि तीनों ही इसके आंसर सही लग रहे हैं, तो इसलिए डी आंसर हो गया इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे अ डी रिटेलर कैन डिफरेंशिएट हिमसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, यानी प्रतिस्पर्धी माहौल में, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, चारों तरफ कंपटीशन है, अलग एक ही प्रोडक्ट के, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स को बेचने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें खुदरा विक्रेता स्वयं को अलग दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या कर सकता है? यानी कि ऑलवेज बी वेल स्टॉक्ड विद बेसिक मर्केंडाइज दैट द कस्टमर वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। रिटेलर को क्या करना है कि भाई जब भी ग्राहक आए उसे वो सामान उपलब्ध हो जाए, और दो चार कंपनी का तो उसमें मिल ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भाई इस कंपनी का नहीं चाहिए तो दूसरी कंपनी का उपलब्ध हो जाए। तो ग्राहक को जो चीज जरूरत है, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी जरूरत के हिसाब से रिटेलर वो सामान अपने पास रख ले। तो बुनियादी मर्केंडाइज का स्टॉक रखे जिसकी ग्राहक को उम्मीद होगी, ग्राहक को लगे कि हाँ भाई ये सामान इस दुकान पे मिल जाएगा, और उसकी उम्मीद पूरी होनी चाहिए, वो सामान उसकी दुकान पर मिल जाना चाहिए। तो इसका सी आंसर हो गया कि ऑलवेज बी वेल स्टॉक्ड विद बेसिक मर्केंडाइज दैट द कस्टमर वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीदारों को सुविधा प्रदान करना स्टोर डिजाइन का कौन सा पहलू है? ये फंक्शनल, कार्यात्मक, देखिए वित्तीय, सामाजिक और महत्वपूर्ण से कोई मतलब नहीं है, कार्यात्मक पहलू है। प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू द शॉपर्स, कि स्टोर में अगर जा रहे हैं आप, किसी दुकान में आप अंदर जा रहे हैं, तो आप वो कार्यात्मक, उसकी शैली है, कार्यात्मक एस्पेक्ट माना जाएगा स्टोर का डिजाइन। किया आप स्टोर का डिजाइन इस तरह से कि अंदर जाएं आप तो आपको सब चीजें आसानी से दिख जाएं, कोई असुविधा आपको ना हो, ग्राहक को कोई असुविधा ना हो, वो संतुष्ट होकर सामान खरीद कर बाहर जाए। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया स्टोर डिजाइन। तो डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर के माहौल को स्टोर डिजाइन का एक कौन सा पहलू माना जाएगा? स्टोर एम्बियंस,
डिजाइन तो अलग हो गया लेकिन अंदर घुसे तो बहुत अच्छा लगा हमें। ये एक तरह से सोशल सामाजिक एस्पेक्ट माना जाता है, सोशल एस्पेक्ट माना जाता है स्टोर डिजाइन का, कि स्टोर डिजाइन तो है लेकिन उसमें एक अच्छा लगे अंदर जाके, मूड अच्छा हो जाए हमारा, ऐसा अजीब सा ना लगे, तो वो सोशल एस्पेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबवे। ये सबवे एक फास्ट फूड आउटलेट है, फास्ट फूड मिलता है यहाँ पे, चाउमीन बर्गर आप खा सकते हैं। तो ये मेन्यू ऑप्शंस दिखाता है एट प्रोमिनेंट प्लेस। जो फास्ट फूड आउटलेट है, ये विस्तृत मेनू विकल्पों को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना स्टोर डिजाइन के ये कौन सा पहलू माना जाएगा फिर? ये भी फंक्शनल माना जाएगा, कार्यात्मक पहलू माना जाएगा कि भाई मेन्यू हमें कई जगह दिख जाएगा कि भाई सबवे पर, ये सबवे एक फास्ट फूड का आउटलेट है, यहाँ पे फास्ट फूड मिलता है, तो ये दूर से अलग अलग जगह पे दिख जाएगा कि इस सबवे में, इस फास्ट फूड के आउटलेट में, दुकान में ये आइटम्स इस रेट के मिल सकते हैं। तो ये फंक्शनल पहलू माना जाता है, फंक्शनल एस्पेक्ट माना जाता है स्टोर डिजाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेलर्स देखें आप, इसमें रिटेलर्स जो होते हैं, खुदरा विक्रेता, जो हमारे गली मोहल्ले में जो रिटेलर्स होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं करते हैं? देखिए, सामानों का बड़ा वर्गीकरण रखते ही हैं, अलग अलग आइटम्स रखते हैं, उत्पादों की उपलब्धता और दृश्यता सुनिश्चित करते हैं कि भाई सामान दिख भी जाए दुकान में और अवेलेबल भी रहे। तीसरा है सीमित किस्म के ग्राहकों की जरूरतें पूरी करें। ये गलत हो गया, ये रिटेलर नहीं करते कि हम भाई कुछ खास लोगों की ही जरूरत का सामान रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इसका सी आंसर हो गया कि खुदरा व्यापारी यानी कि रिटेलर ऐसा काम नहीं करता है कि भाई कुछ खास लोग ही इससे सामान खरीदें, ये सबके लिए सामान रखते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, सी वाला काम खुदरा व्यापारी, खुदरा विक्रेता नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेलर कौन होता है? रिटेलर इज द पर्सन हु सेल्स द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी मात्रा में। भाई होलसेलर होता है वो बड़े लेवल पे बेचता है, लेकिन गली मोहल्ले में आपकी दुकान है, वो छोटे छोटे आइटम बेचता है। एक कोई आप एक टूथपेस्ट ले गए, एक ब्रेड का पैकेट ले गए, एक बिस्किट का पैकेट ले गए, छोटी छोटी मात्रा में ये सामान बेचते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में सामान बेचा जाता है। तो बी आंसर इसका हो गया, ये बड़ी मात्रा में सामान नहीं बेचते। फ्रेंचाइजी, ये भी एक एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से बनाया जाता है, जैसे वो मैंने बताया ना, जैसे शोरूम है कार का, तो वो फ्रेंचाइजी हो गई, हमने की फ्रेंचाइजी दे दी, कंपनी का ने एक लाइसेंस दे दिया कि ये सामान आप बेच सकते हैं, तो उसे हम एक तरीके से फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल माना जाता है, एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से वही प्रोडक्ट बिकेगा और उस पर और कोई सामान नहीं बिकेगा, दूसरी कंपनी का सामान उसमें नहीं बिकेगा। तो इसका आंसर हो गया ए। यहाँ पर आप देखेंगे, खुदरा व्यापार की एक विशेषता यह है कि ऑर्डर का आकार तो छोटा होता है लेकिन ऑर्डर की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है। जैसे कोई एक बिस्किट ले गया, एक ब्रेड ले गया, एक टूथपेस्ट ले गया, एक ब्रश ले गया, एक साबुन ले गया, तो ऑर्डर का आकार तो छोटा है, वो एक एक आइटम ले रहा है, कोई दो दो आइटम ले रहा है, लेकिन ऐसे ऑर्डर बहुत सारे आ जाते हैं सुबह से शाम तक, पचासों सौ आदमी आ जाएंगे पूरे दिन में, तो ऑर्डर की संख्या ज्यादा होती है, उसका ऑर्डर का आकार छोटा होता है रिटेल शॉप पर। तो इसका आंसर हो गया डी, मोर यानी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ई टेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ई स्टोर शॉपिंग की तुलना में ई टेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह होम शॉपिंग की सुविधा प्रदान करता है। ई टेलिंग मीन्स घरों पर में सप्लाई हो जाती है सामान की, उसे हम ई टेलिंग कहते हैं कि आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया या फ़ोन कर दिया और वो सामान आपके घर पर पहुंचा देंगे, तो में की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी, होम शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि घर पर ही सामान आ जाता है। लेकिन एक नुकसान होता है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ई टेलिंग का एक बड़ा नुकसान यह है कि इसमें उपभोक्ता उत्पाद को छू या फील नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आपने फ़ोन कर दिया, सामान घर पे आ गया, अब आपको लेना तो है ही, तो उसको आप पहले खरीदने से पहले उसको छू कर या देख कर आप नहीं देख नहीं सकते कि भाई, या छू कर देख लें कि कैसी क्वालिटी है, ये आप नहीं महसूस कर पाएंगे। तो ये छू या महसूस आप नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो गया सी।
ये देखिए, यह खुदरा बिक्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। रिटेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है? स्टॉक होल्डिंग और जोखिम उठाना। कि भाई रिटेल है, दुकान तो छोटी सी है लेकिन उसे सामान स्टॉक तो रखना ही है। तो वो कहीं अपना गोदाम बनाएगा या कहीं घर में कहीं कुछ दो चार कमरे होंगे उसमें सामान भर देगा। तो स्टॉक होल्डिंग करता है, और रिस्क तो होता ही है, एक्सपायरी हो जाती है सामान, या हो सकता है कि भाई ये सामान हमने स्टॉक में रख लिया, आगे कोई नई चीज़ आ गई या पुरानी चीज़ कोई ले ही नहीं रहा है, तो ये रिस्क भी उठाना पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इम्पैक्ट द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द गुड्स स्टोर्ड? कि हम कितना सामान और कितनी कंपनियों का सामान अपने स्टोर में रख रहे हैं, अपने भंडारण कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस अपने गोदाम में रखते हैं, तो डिपेंड करता है सप्लायर्स पर। इसका आंसर हो गया ए, आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध। कि जो सप्लायर्स हैं वो अगर रेगुलर रहते हैं कि भाई जब हमने सामान मंगाया एकदम आ गया तो हमें ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपूर्ति के संबंध की बात है कि हमें सामान किस तरह से मिलता है, उनके साथ संबंध कैसे हैं। संबंध खराब होते जाएंगे तो भैया हमें पहले से ज़्यादा स्टॉक करके रख लो भाई, कहीं संबंध बिगड़ ना जाए। तो रिलेशनशिप विद सप्लायर्स ही इसका ए आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हवाई अड्डे होते हैं, एयरपोर्ट पे आप गए हों, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, या जैसे कुछ व्यस्त स्थान हैं, वहाँ पे एक छोटी स्वतंत्र इकाई जो शीतल पेय, सिगरेट, पेय पदार्थ बेचती हैं और ग्राहकों की भीड़ को संभालने के लिए तीन तरफ से खुली होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कियोस्क कहते हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप होती हैं जो दो तीन तरीके से खुली रहती हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुली रहती हैं, तो उसको हम कियोस्क कहा करते हैं। सी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए ब्रांडों, मॉडलों, शैलियों की संख्या को हम प्रोडक्ट डेप्थ कहते हैं। कि बहुत ज़्यादा हम ब्रांड्स रख रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, मॉडल्स हम रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, तो उसे हम प्रोडक्ट डेप्थ यानी उत्पाद की गहराई कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेन दो तरीके, तीन तरीके हैं, लेकिन दो मेन होते हैं। एक डायरेक्ट चैनल होता है, एक इनडायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट होता है कि प्रोड्यूसर ने जो सामान बना रहा है उसने डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेच दिया, दैट इज द डायरेक्ट चैनल। और दूसरा इनडायरेक्ट चैनल होता है कि उसमें प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है वो होगा, प्लस होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, और तब कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो वो अप्रत्यक्ष वितरण चैनल माना जाएगा। तो इसका आंसर हो गया रिटेलर, होलसेलर्स, तो ये मध्यस्थता हो गए, बीच में आ गए, अंदर चैनल के बीच में अंदर आ गए। लेकिन चैनल जो होते हैं वो दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वितरण चैनल की इस प्रणाली में उत्पादक या थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता शामिल होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो उसमें होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, प्रोड्यूसर होगा, और वो सब एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, यानी सब एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। एक चैनल सदस्य दूसरों का मालिक होता है, उनके साथ अनुबंध करता है, या उसके पास इतनी शक्ति होती है कि उन्हें सहयोग करना पड़ता है। कि भाई जो प्रोड्यूसर है उसकी वो शक्तिशाली है, उसने नीचे अपना होलसेलर बनाया है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके नीचे रिटेलर है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के जो चैनल होते हैं ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहा जाता है। लंबवत, वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसे हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, लंबवत विपणन प्रणाली कहा करते हैं। क्योंकि इसमें होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, प्रोड्यूसर भी, तो ऊपर से नीचे तक जा रहा है चैनल, तो इसे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहा करते हैं। इसका आंसर हो गया बी। कुछ 5-7 क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे। अब हम आगे देखें। कुछ कंपनियां रणनीतिक चैनल कंपनियां हैं रणनीतिक चैनल गठबंधन बनाती हैं जो उन्हें किसी अन्य कंपनी के पहले से स्थापित चैनल का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। मतलब हम ऊपर से नीचे तक चैनल नहीं बना रहे, हम चाहते हैं कि किसी और का चैनल बना हुआ है, किसी और का डेवलप्ड चैनल है, स्थापित चैनल है, तो हम हमारा सामान वो ही बेच दे। तो ऊपर से नीचे नहीं है, साथ में काम कर रहे हैं कि भाई हम तो अपना पूरा चैनल बनाने में बहुत खर्चा आएगा, आपका चैनल है
आप अपना सामान बेचते हैं, इस तरह का हमारा सामान भी आप रख लीजिए। हम आपके कॉम्पिटिटर तो मान लो है नहीं, आप कुछ बेचते हैं, हमारा सामान भी रख लो। तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, क्षैतिज विपणन प्रणाली। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहा जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमने देखा ऊपर से नीचे तक चल रहा है, प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये क्या है, जो एक सामान्य स्वामित्व के तहत उत्पादन और वितरण के क्रमिक चरणों को जोड़ता है, तो उसे कहा जाता है कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वीएमएस मींस वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। जो हमने बताया लंबवत विपणन सिस्टम जो है आपका प्रणाली है, तो ये कॉरपोरेट लेवल का माना जाता है। ये सक्सेसिव स्टेजेस हैं, पहले ऊपर नीचे नीचे इस तरह से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डोमिनेंट ब्रांड्स will be able to secure strong trade cooperation from the channel intermediaries regarding shelf space, displays and support from sellers। जो शक्तिशाली, आपके कह सकते हैं शक्तिशाली प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के ब्रांडेड आइटम्स वो बनाते हैं, और वो कहेंगे कि भैया ये आपका स्टोर है, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस मिले, वरीयता मिले, कि ये सामने दिखना चाहिए, इस हमारा सामान ज़्यादा जगह में आपके यहाँ पे रखा होना चाहिए, अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो कि कस्टमर आए उसे एकदम हमारा प्रोडक्ट दिख जाए। तो ये कौन कर सकता है, जो प्रमुख ब्रांडों के निर्माता हैं वही कर पाएंगे। तो उसे हम कहा करते हैं एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, यानी प्रशासित वीएमएस उसको कहा जाएगा। सी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड, होलसेलर डेवलप्स अ प्रोग्राम। होलसेलर रिटेलर होते हैं, आप जानते ही हैं। तो उन्होंने कोई प्रोग्राम डेवलप करा विच स्टैंडर्डाइजेस इंडिपेंडेंट रिटेलर ऑपरेशंस, यानी कि थोक विक्रेता है उसका कार्यक्रम उसने विकसित जो स्वतंत्र खुदरा विक्रेता संचालन को मानकीकृत करता है। यानी कि होलसेलर ने रिटेलर्स को कॉन्टेक्ट करा और कि भाई आप एक जैसा ही सामान, स्टैंडर्डाइज सामान रखेंगे, तो उसको हम कहते हैं होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन, थोक विक्रेता प्रायोजित स्वैच्छिक श्रृंखला कहा जाता है। सी आंसर इसका माना जाएगा। एक वर्टिकल मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम होता है जिसमें उत्पादन और वितरण के विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र फर्में अनुबंधों के माध्यम से एक साथ मिलकर अकेले प्राप्त की जा सकने वाली तुलना में अधिक अर्थव्यवस्था या बिक्री प्रभाव प्राप्त करती है। यानी कि इंडिपेंडेंट फर्म है और डिफरेंट लेवल्स पर प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट टुगेदर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स टू ऑब्टेन मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और सेल्स इम्पैक्ट दैट दे कुड अचीव अलोन। यानी कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंडिपेंडेंट फर्म्स के साथ कि भाई आप हमारा सामान रखें, आप हमारा सामान रखें, आप हमारा सामान, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए आंसर डी है, रिटेल कोऑपरेटिव्स, खुदरा सहकारी समितियां होती हैं। यहाँ पे ये सदस्य एक ग्रुप बना लेते हैं और अपना अधिकांश सामान सहकारी के माध्यम से खरीदते हैं और अपने विज्ञापन की योजना संयुक्त रूप से बनाते हैं कि लोग ने ग्रुप बना लिया और मिलजुल कर वो सामान खरीदेंगे, बेचेंगे। थोक बिक्री और संभव उत्पादन करने के लिए उनका संयुक्त स्वामित्व वाला व्यवसाय कहलाता है। यानी कि सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दे जॉइंटली ओन्ड अ बिजनेस टू कैरी ऑन होलसेलिंग एंड पॉसिबली प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। होलसेलर मिलजुल के काम कर रहे हैं, कई होलसेलर मिल गए या कोई कई रिटेलर मिल गए, तो ये सब रिटेल कोऑपरेटिव्स कहा जाता है, खुदरा सहकारी समितियां। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजिंग सिस्टम जो है वो कौन सा माना जाता है, पुराने जमाने से फ्रेंचाइजी चला रहे, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजी। जैसे मैंने बताया ना, कार का शोरूम है, तो ये मैन्युफैक्चरर ने, जो कार की कंपनी है, उसने ही रिटेलर अपॉइंट कर दिया, उन्हें लाइसेंस दे दिया कि आप हमारी कार का को आप बेचेंगे। तो ये सब मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजी माना जाता है। निर्माता प्रायोजित खुदरा विक्रेता फ्रेंचाइजी, ये पारंपरिक फ्रेंचाइजी है, ट्रेडिशनल यही चली आ रही थी पहले से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, मारुति है, फोर्ड है, हुंडई है, ये कंपनीज लाइसेंस दे देती हैं डीलर्स को जिसकी अपने कार बेचने के लिए। तो ये वही मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजी यानी निर्माता प्रायोजित खुदरा विक्रेता फ्रेंचाइजी मानी जाती है। दूसरा देखते हैं, देखिए कोका कोला।
कोका कोला आप जानते ही हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, तो कोका कोला ने एक लाइसेंस दे दिया। एक बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ये कोका कोला का जो ड्रिंक होता है ये भरे जाते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि कंपनी ने इनको कंसंट्रेशन दे दिया कि भाई जो उनका मसाला वगैरह जो भी होता है उनका, वो सब उनको दे दिया। अब उन बोतल्स को वो कार्बोनेट करेंगे, फिर वो बॉटल्स में भरेंगे और फिर रिटेलर्स को, गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं उनको बेच देंगे। तो ये जो माना जाता है ये मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइजी मानी जाती है। यानी कि रिटेलर को नहीं दिया इन्होंने, थोड़े बड़े लेवल पर बॉटलिंग प्लांट्स को दिया है, जो बॉटलिंग करते हैं, बॉटल्स में भरते हैं इनको थोड़ा प्रोसेस करने के बाद, और फिर वो रिटेलर्स को बेच देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइजी हो गई, निर्माता प्रायोजित थोक विक्रेता फ्रेंचाइजी। क्योंकि रिटेलर्स को बेच रहे हैं इसलिए होलसेलर फ्रेंचाइजी हो गई। कार वगैरह जो डीलर हैं वो आम जनता को बेचेंगे, क्योंकि वो एक ही रिटेलर होगा, तो वो खुदरा विक्रेता फ्रेंचाइजी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट आधुनिक वितरण चैनल क्यों है? आजकल देखेंगे आप हर चीज इंटरनेट से हो रही है, क्योंकि हम रिटेलिंग या खरीदना बेचना सब चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इंटरनेट आजकल बहुत मॉडर्न डे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल माना जाता है। आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस वेबसाइट पर या ऐप में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ये व्यवसाय को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ग्लोबल ऑडियंस है, ग्लोबल कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, ग्लोबल कंपनीज का आप सामान खरीद सकते हैं। जोग्राफिकल बैरियर्स भी खत्म हो जाते हैं, भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है। कहीं भी सामान हो, फॉरेन कंट्री में हो, दिल्ली का सामान हो, मुंबई से सामान मंगाना हो, कोलकाता से सामान मंगाना हो, तो एकदम आपके पास आ जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप वो सामान नहीं ले पाएंगे। देन प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर टू असेस एंड परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप ये सामान खरीद सकते हैं। तो ये तीनों ही आंसर इसके सही हैं, इसलिए 4 आंसर इसका सही हो गया, उपरोक्त सभी डी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी सिलेक्ट्स 2 और मोर डिफरेंट चैनल्स, जैसे हमने देखा ना, एक डायरेक्ट चैनल हो गया कि भाई कंपनी होलसेलर रखती है, रिटेलर रखती है, वो इनडायरेक्ट चैनल हो गया, या डायरेक्ट कंपनी ग्राहक को बेच रही है। कई कंपनियां जो होती हैं वो एक चैनल के अलावा दूसरा चैनल भी साथ में रखती हैं, 2 या उससे ज़्यादा चैनल्स भी यूज़ करती हैं। तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल चैनल्स, या डुअल चैनल कह सकते हैं, या एकाधिक चैनल कहा जाता है। मान लो जो होलसेल रिटेल भी रख रखा है, और उन्होंने फ्रेंचाइजी भी दे दी किसी कंपनी को या डीलर को कि भाई तुम हमारा सामान अकेले बेचोगे, और कुछ जगह वो होलसेल रिटेलर भी अपॉइंट कर रखे हैं। तो मीन्स एक से ज़्यादा चैनल वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हम मल्टीपल चैनल्स कहा करते हैं। अब मल्टीपल चैनल्स के फायदे क्या होंगे? मल्टीपल चैनल्स का देखिए सबसे ज़्यादा फायदा है ग्राहकों को बेहतर सेवा स्तर प्रदान करना। ये सबसे बड़ी बात है कि अच्छी सर्विस कस्टमर्स को मिल सके, सी पॉइंट इसका ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस लेवल्स टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ये परिभाषा डेफिनेशन दी गई है, तो ये एल्डरसन की डेफिनेशन है, विपणन का लक्ष्य आपूर्ति और मांग के खंड का मिलान करना है। यानी कि द गोल ऑफ मार्केटिंग इज द मैचिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे सेगमेंटेशन बनाना है, ऐसी टारगेट कस्टमर्स बनाना है जहाँ पे सप्लाई भी हो जाए और डिमांड, जहाँ डिमांड है वहाँ पे सप्लाई हो जाए। तो ये मार्केटिंग का गोल होता है। तो इसका आंसर सी है, एल्डरसन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, मेजर फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के प्रमुख कार्य क्या हैं? वितरण प्रणाली है पूरा, वितरण पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो वेयर हाउसिंग मैंने बताया, भंडारण करना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक का प्रबंधन भी करना पड़ता है कि सामान रखना है, कच्चा माल है, कुछ बना हुआ माल है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इसके आंसर सभी हो गए, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है नेटवर्क सेल्स को कहा करते हैं, नेटवर्क सेल्स। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को हम आगे भी समझेंगे, इसको नेटवर्क सेल्स कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है इसको, ये बिक्री का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई सामान बेचा
कंपनी से हमने सामान खरीदा और हमने डायरेक्ट बेचना है इसको। तो मैंने क्या करा, समझ लें कंसेप्ट को, कि मेरे पास सामान है, मैंने 4 लोगों से कांटेक्ट करा कि भाई ये 4 लोग, आप इस सामान को, 4 लोगों को मैंने ये सामान बेचा और उन चारों से कहा कि, चारों से अलग अलग, कि आप भी आगे के 4 लोगों को अपना मेंबर बनाइए और आप फिर आगे बेचिए। तो एक तरीके से चेन बन जाएगी। तो मैंने जो बेचा मुझे कमीशन मिला, और फिर जो वो, जिसको मैंने बेचा उसने आगे वो सामान अगर बेच रहा है तो उसमें भी मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो एक तरीके से चेन बन जाती है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाई जाती है। ये बिक्री का एक तरीका है जो लोगों के बीच नेटवर्किंग पर निर्भर करता है। अब बिक्री करने वाले लोग ना केवल अपना उत्पाद बेचते हैं बल्कि अन्य बिक्री करने वाले लोगों को भी भर्ती करते हैं, मीन्स उन्हें एडमिट करते हैं, मेंबर बनाते हैं, जो बदले में उत्पाद बेचते हैं वो भी प्रोडक्ट बेचेंगे आगे, और अन्य बिक्री करने वाले लोगों को फिर वो आगे एडमिट करेंगे, मेंबर बनाएंगे। तो इस प्रकार स्वतंत्र वितरकों के एक बड़े नेटवर्क के पक्ष में प्रचार और वितरण के पारंपरिक तरीकों को दरकिनार कर देते हैं। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है होलसेलर का, वो खत्म हो गया। मैंने आगे मेंबर बनाया, उसने आगे बेचा, फिर उस आदमी ने 4 लोग बनाए, फिर उनमें चारों ने फिर 4-4 लोग मेंबर बनाए, फिर आगे ऐसे 4-4 बनाए, तो ऐसे मल्टीपल होते रहते हैं। तो इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क हमने बना लिया। इसमें देखिए एमवे कंपनी थी, एमवे इस तरह का काम करती थी। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे, टूथपेस्ट है, सामान जो घरेलू आइटम्स होते थे, तो वो यही काम, इस तरह की से ही काम करती थी। तो वो मेंबर्स बनाती थी, आगे मेंबर्स बनते रहते, तो एक चेन बनती चली जाती थी। और पुराने लोगों को, जो पहले लोग थे, उन्हें जितना सामान बिकता था उस पर कमीशन मिलता रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैनल के जो सदस्य हैं, जैसे मैंने बताया चैनल्स के सदस्य हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं। तो चैनल सदस्य की अन्य चैनल सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करने की क्षमता को किस रूप में देखी जाना जाता है? कि एक चैनल है होलसेलर है, वो रिटेलर को कंट्रोल कर रहा है, प्रोड्यूसर होलसेलर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया चैनल पावर, कि उसके पास पावर है जिससे कि वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो चैनल पावर इसका आंसर माना जाएगा। जब एक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करता है, मतलब पावर तो है लेकिन अब वो उसके व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया चैनल कंट्रोल, चैनल नियंत्रण। कि हम इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि हम दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पावर है तो हम दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चैनल कंट्रोल कहा जाएगा। नेक्स्ट, अब नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक चैनल सदस्य चैनल नेतृत्व ग्रहण करता है। भाई उसके पास पावर है, मान लो प्रोड्यूसर के पास पावर है या होलसेलर के पास पावर है, तो वो नीचे रिटेलर को कंट्रोल कर रहा है। तो जो उसकी, क्योंकि उसके पास पावर है, वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से लीडर हो गया। तो उसे हम कहेंगे चैनल लीडर। तो सदस्य को हम चैनल लीडर कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चैनल पार्टनर्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, प्रोड्यूसर है, तो उनमें आपस में संघर्ष भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि बराबर के दो, एक ही कंपनी के दो रिटेलर हैं, दो होलसेलर हैं, उन दोनों होलसेलरों में लड़ाई हो गई, दो रिटेलर्स में लड़ाई हो रही है, मतलब नहीं पट रही है, एक तरीके से कह सकते हैं संघर्ष हो रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ऊपर नीचे होलसेलर रिटेलर में नहीं पट रही है, प्रोड्यूसर होलसेलर में बात नहीं बन रही है, तो वो कन्फ्लिक्ट जो होता है वो वर्टिकल हो गया, ऊपर से नीचे। तो तो जो ये संघर्ष है, जो ये कन्फ्लिक्ट्स है, ये सब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए सी आंसर हो गया इसका उपयुक्त, दोनों। अब देखिए यहाँ पे एक ही स्तर पर, जैसे मैंने बताया, एक ही स्तर पर चैनल सदस्यों, जैसे दो खुदरा विक्रेताओं या स्टॉकिस्टों के बीच संघर्ष को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज स्तर कहा जाता है, क्योंकि एक ही लेवल पर दोनों में संघर्ष हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रही है। अब दूसरा देखिए, जहां कंपनियां दोहरी या एकाधिक वितरण रणनीतियों का अभ्यास करती हैं, वहां किस प्रकार का संघर्ष होता है? क्योंकि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रैक्टिस डुअल, मल्टीपल कर रहे हैं, तो वहां पर वो हॉरिजॉन्टल ही माना जाएगा।
यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं है, 1 से 2 है तो दोनों में लड़ाई हो रही है, तो भाई वो हॉरिजॉन्टल ही माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कन्फ्लिक्ट अमंग चैनल मेंबर्स एट टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पर, कि एक होलसेलर का स्तर है, उसके नीचे रिटेलर का स्तर है, इनमें संघर्ष हो रहा है तो वर्टिकल माना जाता है, लंबवत स्तर। उध्रावर्धक, ऊर्ध्वाधर, ये लंबवत स्तर माना जाता है। बी आंसर इसका माना जाएगा। एक कन्फ्लिक्ट होता है देखिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर में या मैन्युफैक्चरर रिटेलर में, तो क्योंकि ऊपर से नीचे हो रहा है तो ये भी वर्टिकल लेवल, बी आंसर इसका माना जाएगा। अब देखिए, जैसे ये हम सामान बेच रहे हैं, ऐसी सर्विसेज भी होती हैं, सेवाएं जो प्रदान करते हैं। सेवाएं देखिए कौन से प्रदान होती है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट होता है, प्लेन की सर्विसेज हैं। एज ए टीचर है, मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ और आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, जो मैंने बताया वो आपने पढ़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ज्ञान आपको मिल गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्विसेज हैं, ये किस में फोकस करते हैं कि मिनिमाइजिंग वेटिंग टाइम, प्रतीक्षा समय कम होना चाहिए, कि हम बैंक में जाएं और हमारा काम एकदम हो जाए। हम टिकट बुक कर रहे हैं, एरोप्लेन का, हवाई जहाज से हमें जाना है, टिकट बुक करा तो हमें वेट ना करना पड़े, फटाफट हमारा ऑनलाइन टिकट बुक हो जाए। बैंक में जा रहे हैं, एकदम हमारा काम हो जाए, पैसे जमा करने जा रहे हैं, वो सर्विसेज हैं, तो हमारा एकदम हमें सर्विस मिल जाए। दूसरा, सेवा क्षमता का प्रबंधन करना, मैनेजिंग सर्विस कैपेसिटी, कि हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं। बैंक में आपने देखा होगा कई बैंक में एक ही काउंटर होता है, अब लंबी लाइन लग गई, तो यानी कि वो सही से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें सर्विस कैपेसिटी देखनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकें लोग अपने ग्राहकों को। और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार हो, सेवा वितरण तंत्र में सुधार होना चाहिए, कि किसी को परेशानी नहीं हो, सब फटाफट आए और उनका काम हो जाए। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए डी आंसर इसको हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क होता है उत्पाद में। एक बात जो सेवा वितरण को निर्मित वस्तुओं के पारंपरिक वितरण से अलग करती है, वह सेवाओं का एक साथ उत्पादन और उपभोग। बात समझें, जैसे मैंने आपको एक कोई चीज़ बताई, पढ़ाई, आपने एकदम उसको एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो जैसे मैंने सर्विस दी, आपने उसको एकदम यूज़ कर लिया। उत्पाद में क्या होता है कि पहले उत्पाद बन के रख गया, वो फिर स्टोर हो रहा है, फिर वो ट्रांसपोर्ट से दूसरी जगह जा रहा है सामान, तब उसे ग्राहक बाद में खरीदेगा। हो सकता है 1 दिन का समय लगे, 10 दिन का लगे, 2 महीने का लगे, 6 महीने का लगे। लेकिन जो सेवाएं होती हैं, बैंक में आप गए, बैंक ने के मैनेजर ने आपको सर्विस दी, आपने उस सर्विस को एक्सेप्ट करा, यूज़ करा और अब संतुष्ट होकर आप घर को आ गए, यानी कि जो सर्विस दी गई आपने एकदम यूज़ कर ली। तो सर्विस का उत्पादन हुआ तभी आपने उपभोग कर लिया, तो ये कथन सही माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, इसलिए आंसर इसका ए हो गया। तो लगभग हमने 55 क्वेश्चंस इसमें देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको आप बार बार देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।